सो गाइस, स्वागत है विद्यांकर के इस पहले वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 11 के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इन वन शॉट। तो जल्दी करना होगा क्योंकि चैप्टर तो भाई लंबा है और कंप्लीट करना एक ही वीडियो में वैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें अपनी एनसीईआरटी को, तो उसमें आपको बड़े बड़े अक्षरों में द लिविंग वर्ल्ड लिख के मिल जाएगा और यहाँ पे थोड़े बहुत लाइफ की जानकारी दी गई है और वही चीज़ यहाँ भी है कि आखिर लाइफ है क्या। वैसे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, जिसके दो कहे तो जैसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है जो कि है व्हाट लिविंग इज कंपेयर्ड टू नॉन लिविंग, आखिर लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि फिलोसफिकल है, वो है व्हाट मीनिंग ऑफ लाइफ इज। ठीक है, तो ये तो है आम बातें। अभी अगर पढ़ें द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस। ये सब चीज़ें आपके शरीर में होती रहती हैं और ये आपको देखने को मिलती है अभी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफाइनिंग होती है, मतलब डिफाइन वो कैरेक्टर है विच हैव नो एक्सेप्शन, जिसमें कोई एक्सेप्शन ना लगे। मतलब अगर वो लिविंग में हो रही है तो बस लिविंग में ही होते रहे बिना किसी एक्सेप्शन के। जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, और ये सभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आखिर ये डिफाइनिंग क्यों नहीं है ये भी हम आगे जानेंगे, अभी इतना ही जान लो। जैसे अभी हम बात करते हैं ग्रोथ की। सो मास या फिर साइज में बढ़ना या फिर सेल के डिवीजन की वजह से होता है ये सब कुछ। तो मास या फिर साइज में अगर जब बढ़ते हैं उसे ग्रोथ कहते हैं। और इसे दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो सेलुलर डिवीजन की वजह से, मतलब हमारे अंदर होता रहता है, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल डिवाइड करते रहते हैं, ग्रोथ फ्रॉम विद इन द बॉडी। ठीक है, और ये लिविंग लिविंग चीज़ों में होता है। उसके बाद एक्सटेंसिव ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम माउंटेन्स ही लेते हैं, अगर तो माउंटेन्स के ऊपर जैसे मान लो माउंटेन्स के ऊपर आके धूल वगैरह लगते हैं और धीरे धीरे ये ऊंचे होते जाते हैं, ऐसे ये हो गया एक्सटेंसिव ग्रोथ। और ये होता है नॉन लिविंग में। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सेप्शन लग गया, मतलब ग्रोथ तो दोनों में हो रहा है, लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी, तो ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। सो ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बढ़ते हैं अगले पेज में। सो ग्रोथ परमानेंट होता है, आप बढ़ गया फिर छोटे तो होने वाले नहीं हो, इसलिए रिवर्सिबल भी होता है। और इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, मैंने बता दिया, टिश्यू ऑर्गन। ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। जब आपका सेल डिवाइड करेगा तभी तो आप भाई ग्रोथ करोगे, तो यही है। और इसके दो कैरेक्टर हैं, जैसे कि एक सेल नंबर इंक्रीज होता है या फिर सेल मास इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसे सेल मास इंक्रीज, सेल नंबर इंक्रीज कैसे होता है ये आप सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में जान जाओगे। अभी आगे देखते हैं। एक और बात ये है कि एनिमल भी ग्रोथ करते हैं, प्लांट भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ होगा। आप देखेंगे आपके पेरेंट्स जहाँ तक बड़े हुए, आप भी जितना बड़े हुए अभी उतने ही बड़े होंगे, उससे ज़्यादा तो और बड़े होने वाले हो नहीं। वही प्लांट की बात करें तो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, इनिशियली प्राइमरी ग्रोथ फिर सेकेंडरी ग्रोथ, और ये चीज़ भी आप आगे पढ़ोगे। तो अभी बढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में और जानकारी लेने। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट, क्लामाइडोमोनास, प्रोटिस्ट है, ये सब हो गए। इनमें कहते हैं जैसे पेरेंटिस्ट है। ठीक है, ये पेरेंटिस्ट डिवाइड करने जाएगा, एक बर्डिस्ट बनाएगा, एक पेरेंटिस्ट ये है पहले से ही, फिर डिवाइड कर जाएगा, और ये हो गया यहाँ पे डॉटर ईस्ट। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड एंड सिनोनिमस म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। इसमें ग्रोथ भी हो रहे हैं और डिवीजन भी हो रहे हैं, सो इट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। वेयर एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, बट आर नॉट सिनोनिमस। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर, जो कि है रिप्रोडक्शन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सो रिप्रोड्यूस, I mean cannot reproduce, whereas living can reproduce, but all living organisms cannot reproduce. जैसे कि स्टेराइल वर्कर बी,
इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड स्टेराइल। ठीक है, जैसे ये 3 और भी हैं एग्जाम्पल, लेकिन जैसे लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें एक्सेप्शन तो आ ही गया, और एक्सेप्शन आ गया मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे कैटेगरी की ओर, वो है मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपके अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है कि जो रिएक्शन आपके अंदर हो रहे हैं, जैसे कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बनना। तो ए सॉरी कैटाबॉलिज्म मतलब होता है टूटना। ए से ये B+C हो गया, ये होगा टूटना। और एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता रहता है। ये दिस इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। वही अगर रिस्पिरेटरी पाथवे की बात करें तो वहाँ पे एम्फीबॉलिक होता है। ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे फिर देख लेंगे। फिर अगर और बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो वह है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। अब आपके शरीर में तो हो रहे हैं सही रिएक्शन, नॉन लिविंग में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है। और वही अगले कैरेक्टर की बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। भाई अब वो जैसे कुछ भी हो रहा हो, डिफाइनिंग तो है ही है। मतलब जिंदा है तो उसमें भाई मेटाबॉलिज्म होना ही होना है। सो बिना किसी एक्सेप्शन के है, एंड सो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिएक्शन आपके अंदर हो रहे हैं वो इन विवो होते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बाहर मतलब लैब वगैरह में भी किए जाते हैं, उन्हें इन विट्रो कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर की ओर, जो कि है कॉन्शियसनेस। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सेंस द स्टिमुलस, जो कि फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल होगा। ठीक है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो कॉन्शियसनेस। अब नॉन लिविंग तो ये फील नहीं कर सकते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस, ओनली ह्यूमन शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो कर रहा है बिना किसी एक्सेप्शन के, सो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, और लेकिन ओनली ह्यूमन शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा, देन सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन शो कर रहा है और लिविंग थिंग्स नहीं शो कर रहा है। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। लेकिन एक बात और है, जैसे कोमा पेशेंट हो गए वो भी नहीं शो करता कर पाते भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो एक्सेप्शन में आ रहे, एंड सो दैट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, और ये मैंने बता चुका। अब अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको पता ही है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, मतलब बेसिक चीज़ है। जैसे घर बनने में सीमेंट लगता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को बनने में सेल लगता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिज्म, सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, while others are composed of many cells and are called multicellular organisms। जैसे हम हो गए मल्टीसेलुलर। ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब भैया इसे बिना किसी एक्सेप्शन के साबित हो रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं, एंड सो इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो अगला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हमने वहाँ कैरेक्टर तो सब देख ले, अब डाइवर्सिटी देखते हैं। नंबर ऑफ नोन स्पेसीज एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। इट रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियन प्रकार के स्पेसीज अभी तक डिस्कवर हो चुके, बाकी तो अभी बच्चे भी हैं भाई। ऐसा नहीं है कि ये इतने ही हैं, अभी और भी डिस्कवर होने बाकी है। तो अभी तक सिर्फ इतने डिस्कवर हो गए, इसको आप याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फिर टैक्सोनॉमी की बात करें
स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, there is need to formalize the nomenclature of living organisms such that a certain organism is called by the same name everywhere around the world. This is known as nomenclature. तो टैक्सोनॉमी की बात करें तो वो है कि एनिमल तो भाई देखो कई प्रकार के स्पेसीज हैं, तो उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा ही, और फिर उनको एक नाम देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, और नोमेनक्लेचर अब कहीं पे कुछ नाम होगा, कहीं मान लो गलती से सेम हो जाए, इसीलिए कुछ बेसिक रूल बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके नेमिंग की जाती है। और उनमें बाइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में फिलहाल तो बाइनोमियल तक ही है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैर्लोस लीनियस ने। और एक बात, कैर्लोस लीनियस जो है उन्होंने टैक्सोनॉमी भी फादर है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम भी दिया है। आप इसे जब आगे पढ़ोगे ही, जिसमें आपको 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मिलेगा कैर्लोस लीनियस वाला द्वारा। सो नोमेनक्लेचर का नियम, सबसे पहले आपको जीनस लिखना है। ठीक है, ये होता है जीनस या फिर जेनेरिक नेम, और फिर होता है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसीज उसका, उस एनिमल का। सो एनिमल का सबसे पहले जीनस, फिर स्पेसीज, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और जीनस में आप देखोगे तो पहला कैरेक्टर जो है वो हरदम हरदम आपको कैपिटल में ही लिखना है, और वही स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल में लिखना है। और बात करें अभी आगे इनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नेम ये होता है जो मैंने आपको बताया, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो कि बाद में लिखना है। फिर साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज वो है जो कि भाई अब चलती नहीं है, मतलब मर चुकी है ये लैंग्वेज है, तो अभी इसका यूज़ करके कोई तो नेमिंग करेगा नहीं, इसीलिए इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब होमोसैपियन इफ हैंड रिटन, अब जब आप हाथ से लिख रहे हो हैंड रिटन तो अंडरलाइन करना, जैसे ये हमने अंडरलाइन किया था तो अंडरलाइन नीड, और अगर टाइपिंग करके लिख रहे हो इटैलिक्स में कर लिखना है। ठीक है, जीनस आपको कैपिटल में लिखना है, स्पेसिफिक एपिथेट आपको स्मॉल लेटर, मतलब पहला कैरेक्टर आपको या कैपिटल होना चाहिए, और सेकंड यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक एपिथेट का पहला कैरेक्टर आपको स्मॉल में लिखना है। ये हो गया। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन एज एन एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। ठीक है, अगर आप ऑथर का भी नेम लिखे हो तो इनके स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है होमोसेपियन पेप पाइसम। अब रूल ऑफ प्रायोरिटी, मान लो कोई नाम मिला हो, जैसे यहाँ पे होमोसेपियन लिन, ये मिला था 1758 में, फिर ह्यूमंस को अलग नाम मिल गया होमो हार्सी 2023 में, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी होगी पहले वाले को जो सबसे पहले आया था, हमें उसी को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट नेम ही वैलिड नेम होगा, बेसिक रूल। अब कुछ ऐसे जो नोमेनक्लेचर नेमिंग करते हैं वो हो गए, जैसे कि ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन दोनों फुल फॉर्म को आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि ये दोनों मैं एनसीईआरटी में दिए हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा में है जो मैंने लिख दिए हैं। अब टोटोनिम, टोटोनिम एक टर्म है जैसे कि जिसमें रैटस रैटस स्पेसिफिक नेम और जीन नेम, मतलब जीन नेम और स्पेसिफिक नेम सेम है। नाजा नाजा कोबरा का होता है, रैटस रैटस रैट का होता है, और ये हो गया टोटोनिम, ये दोनों हैं टोटोनिम। ठीक है, साइंटिफिक नेम इज गिवन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी नोन बाय सेम नेम ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये तो मैंने आपको बताया क्यों दिया जाता है नाम। फिर क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और कैटेगरी टैक्सा। क्लासिफिकेशन कहीं वो है तो ये टैक्सोनॉमी में टैक्सा आता है, देख लो भाई मैंने सब बताया हुआ। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के प्रोसेस होते हैं, मतलब 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, यही होगा टैक्सोनॉमी। अब बढ़ते हैं सिस्टेमिक्स की ओर। सिस्टमैटिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है,
डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके बीच के संबंध को। लीनियस सिस्टम एंड नेचुरा, ये बुक दिया था उन्होंने कैरोलस लीनियस ने, जिसमें उन्होंने उस रिलेशनशिप को बताया था। अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस एंड डिफरेंसेस इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम यहाँ स्पेसीज, जीनस, फैमिली और यही आपको बुक में उल्टे मिल जाएगा। मतलब पहले किंगडम, फिर आपको मिलेगा फाइलम, मतलब ये जो यहाँ पे नीचे लिखा है वो आपको उल्टा मिल जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसी प्रकार यहाँ पे जो सिमिलरिटीज़ है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन्हें भी रख लेना, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, या फिर डिवीजन भी कह सकते हैं, और फिर किंगडम। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्पेसीज हम लेते हैं सेपियन, जैसे हम, जीनस हो जाएगा होमो, ठीक, फैमिली हो जाएगा होमिडे, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे प्राइमेट्स, क्लास हो जाएगा मैमेलिया, फाइलम या फिर डिवीजन कहते हैं, वैसे हम यहाँ पे फाइलम कहेंगे जो कि टेट्रापोड। वैसे यहाँ पे एक सब फाइलम भी होता है जो कि हमारा वर्टेब्रेट होता है। सब फाइलम हमें इंक्लूड नहीं करते, एनसीईआरटी पे नहीं है इसलिए, लेकिन सब फाइलम भी होता है। फिर होता है किंगडम जो कि हमारा है कॉर्डेटा, और यहाँ किंगडम जो है वह लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और जैसे ये एक ये हो गया, इसे कहेंगे टैक्सॉन, ये भी हो गया टैक्सॉन, ये भी हो गया, एक एक वो उसको टैक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे स्पीसीज टैक्सॉन है या जीनियस टैक्सॉन है, इस प्रकार। और यहाँ पे स्पीसीज जो बेसिक और लोवेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हो गया। ठीक है, अब बेसिक, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे दी थी, आप पढ़ो, आ सकता है शायद तक। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया पॉपुलेशन, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हो गया स्पीसीज, और बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी पॉपुलेशन होता है, और एनी जनरल रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो मैंने अभी बताया आपको टैक्सॉन, ये भी एनी जनरल रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ये टैक्सॉन हो गया, ये तो कोई भी जनरल रैंक टैक्सॉन कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं उन टैक्सॉन के बारे में। सबसे पहले आता है स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज स्पीसीज, वी आर ऑल्सो इन स्पीसीज। ठीक है, टू डिफरेंट स्पीसीज मेंबर्स कैन नॉट इंटरब्रीड नेचुरली। अब हम भाई इंसान जाके कुत्तों से तो ब्रीड नहीं करवाने वाले, सो यही हमने यहाँ पे बताया है। आ स्पीसीज इज क्लोज जीन पूल पॉपुलेशन, एंड रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये आपको आगे पढ़ने मिलेगा, लेकिन मैंने अभी बता दिया, बस पढ़ लो भाई। एनी रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, कोई रैंडम चेंज हो जाए तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक फाउंडर इफेक्ट के कारण या फिर बॉटल नेक इफेक्ट के कारण, इनके बारे में भी आप पढ़ोगे। फिर जीनस की बात करते हैं जो कि अगला टैक्सॉन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैज मोर कॉमन कैरेक्टर्स इन कंपेरिजन टू स्पीसीज। ये होता है मोनोटाइपिक जीनस, अ जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज, जिसके पास एक स्पीसीज हो, जैसे होमो सैपियंस। एंड पॉलीटाइपिक जीनस, जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज। ठीक है, जीनस में मोर देन वन स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सोलेनम ट्यूबेरोसम जो कि पोटैटो का आ गया, सोलेनम लाइकोपर्सिकम जो कि टोमेटो का हो गया, सोलेनम मेलनजेना जो कि ब्रिंजल का हो गया। इनका देखो आप, जीनस सेम है। ठीक है, तो जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज, यहाँ पे जीनस के पास कई स्पीसीज हैं, और मोर रहते हैं जैसे होमोसेपियन, हम अकेले हैं। फैमिली की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड जीनस, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव and reproductive features of plant species. Okay, जैसे कि ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलरेसी, लिलियसी, पोएसी और मेलवेसी हो गए। ये क्या है, फैमिली। और वही एनिमल्स की बात करें तो ये होमिनिडे, मस्किडे, फेलिडे और कोनिडे, ये हो गए एनिमल वाले, ये सभी। और ये जो है, ये प्लांट वाले, और ये हो गए एनिमल वाले, और ये प्लांट। ओके, वैसे अगर आप कॉमन एक चीज़ देखोगे ना, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी प्लांट और एनिमल में, इनके लास्ट की है ACAEAE, ये आपको सभी में मिलेंगे। यहाँ पे ए होगा एक, वहाँ पे एक छूट गया, ये होगा। और यहाँ पे एनिमल में आप देखोगे तो IDAE, 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 ये आपको मिलेंगे, कॉमन है, मतलब मिल जाते हैं। ये हो गया आपकी फैमिली की बात। हो, आपको समझ में आ रहा हो गया? अगर समझ में आ रहा है भाई तो लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि अब तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले ऑर्डर की, जो कि है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर होते हैं इनमें भी, जैसे हो गया ह्यूमन होते हैं, प्राइमेट्स, कैट और डॉग होते हैं कार्निवोर ऑर्डर में, हाउस लाइक होता है डिप्टेरा ऑर्डर,
वीट का होता है पोल्स ऑर्डर, मैंगो का होता है सेकंड टेल्ड ऑर्डर। वही क्लास की बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ह्यूमंस का होता है मैमेलिया, कैट डॉग लायन टाइगर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था लायन और टाइगर, वो भी आप ध्यान देना। कैट डॉग लायन टाइगर हॉर्स काउ बफेलो का होता है मैमेलिया, हमारा भी मैमेलिया ही। और फिर हाउस फ्लाई का हो गया इंसेक्ट, मैंगो का हो गया डाइकोटिलीडॉन, वीट का हो गया मोनोकोटिलीडॉन, फ्रॉग का हो गया एम्फीबिया, बर्ड्स का हो गया एव्स। अब वही फाइलम और डिवीजन की बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे कि ह्यूमंस का हो गया कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा, वीट का हो गया एंजियोस्पर्मा एंड मैंगो का हो गया फिर से एंजियोस्पर्मा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सबसे ऊपर वाले टैक्सॉन की, जो कि है किंगडम। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia। सभी जानवर मतलब सभी के सभी जानवर इसी किंगडम के हैं, और सभी के सभी पेड़ पौधे इसके हैं। ठीक है, ये टेबल आपको ऐसे मिल जाएगा किसमें, एनसीईआरटी पे, जो कि हम आपको देंगे अभी दे देते हैं, और आप इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में आपको ये मिल जाता है, जिसमें आपको 4 मिलेंगे, लेकिन हम लोग 5 लिखे हैं। हमने एक डॉग भी बढ़ा दिया, कैट भी बढ़ा दिया, वैसे ज़रूरी तो है नहीं, पर आप देख सकते हैं। बाकी आपको इसके जो नोट्स हैं वो हमारे वेबसाइट या फिर लिंक में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे बिल्कुल फ्री में। और साथ ही इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हमने अपने वेबसाइट पे देते ही रहते हैं। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल टूल्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर as well as in the research of our bioresource. It can be utilized in the field as well as laboratory. Taxonomists employ a wide range of taxonomical instruments to help them in the identification, nomenclature, and classification of species. ठीक है, herbaria, botanical garden, museum, zoological parks, and keys are some of the important taxonomical field. taxonomical field आके हो क्या है, देखो ये होता है, यूजफुल होता है इंडस्ट्री के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और साथ में ये हमारी मदद करता है रिसर्च ऑफ आवर बायो रिसोर्सेज। इट कैन बी यूटिलाइज इन द फील्ड एज वेल एज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी सही होता है। taxonomy employ a wide range of taxonomical instruments to help them in identification, nomenclature, and classification of species. Basically, हमारे लिए ये ताकि हम स्पीसीज को आसानी से क्लासिफाई कर सकें। सम टाइप ऑफ क्लासी मतलब टैक्सोनॉमी की एड्स की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जो कि है क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी की। और एक मिनट, मैं आपको कुछ ब्रांचेस बता देता हूँ टैक्सोनॉमी की, ब्रांचेस। ठीक है, जैसे कोई होते हैं, जैसे कि साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, और कार्यो टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये होता है बेस्ड ऑन इंट्रा सेलुलर कैरेक्टर। ठीक है, ये तो इंटरसेलुलर कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, क्योंकि जेनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल की टैक्सोनॉमी होती है। वही कीमो टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये होता है बेस्ड ऑन केमिकल फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन केमिकल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही कार्यो टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये होता है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पर डिपेंड होता है। सो बेस्ड ऑन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। ठीक,
वहीं कुछ और भी होता है जैसे कि अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी जो कि होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताता है। वहीं बीटा टैक्सोनॉमी वो एनाटॉमी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स पे होता है। और वही अल्फा टैक्सोनॉमी की बात करें तो वो होता है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। सो ये होते हैं। बाकी इनके वैसे आपको जरूरत तो है नहीं, बट अगर आप नीट दे रहे हैं तो कभी कभार पूछ लेता है। सो अब बात करते हैं कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स की। सबसे पहले हमारे पास आता है हर्बेरियम, जो कि एक स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सीट है, ठीक, यहाँ पे हमने एक प्लांट प्रिजर्व करके रखा है जो कि सूखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको सुखाते हैं, फिर उसमें पॉइजनिंग करेंगे। 0.1% ऑफ HgCl2 यूज़ होता है जिसके लिए। उसका इसकी माउंटिंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर लेबलिंग होगा, फिर डिपोजिशन होगा। तो ऐसा होता है उनकी प्रोसेस, तब जाके एक हार्मोनियम सीड बनती है। और यहाँ पे इनकी कुछ जानकारी दे देंगे, जैसे कि हमारे प्लांट प्लेस ऑफ कलेक्शन हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, फैमिली हो गया, कलेक्टर नेम हो गया, लोकल नेम हो गया और इंग्लिश नेम हो गया। ठीक है, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, हाँ ये भी आप पढ़ सकते हैं। हर्बेरियम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है। वह या बोटानिकल गार्डन की बात करें तो बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, गार्डन ही है वैसे, वहाँ पे लिविंग टाइप की चीज़ें ही रहेंगी, जो कि ex situ कंजर्वेशन है। ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये आपको पता ही होगा। और ये मान लो हमारे पास कोई कहना भाई देखो यार बना रहा हूँ पर कुछ जाना नहीं, खराब मतलब ऐसा हो गया। यहाँ पे एक बोर्ड लगी है मान लो, और इसी पे सब लिखा होगा। इनमें क्या होता है, इनमें होता है आपका यहाँ पे देखो जैसे स्पेशलाइज्ड गार्डन विद कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ठीक, फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल नेम, इंग्लिश नेम एंड इट्स फैमिली। ठीक, ये तीन चीज़ें में लिखे होंगे। आप इनके कुछ आप याद भी कर सकते हैं, जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन है न्यू इंग्लैंड में है, सेंट्रल बोटेनिकल गार्डन हमारे कोलकाता में है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। वही अब म्यूजियम की बात करें तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एंड ऑल्सो एज ड्राई स्पेसिमेन। यहाँ पे फॉर्मलिन जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो कि किसी चीज़ को खराब होने से बचाता है। इसके बारे में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है, यूएस नेशनल म्यूजियम वॉशिंगटन डीसी में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली में है और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। वहीं आप जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। ठीक, ये हमारे बोटेनिकल गार्डन जैसी है जहाँ पे प्लांट रखते हैं और यहाँ पे एनिमल रखते हैं। कंटेनर सिमिलर टू नेशनल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड टू एनिमल, केयर ऑफ एनिमल इज ऑल्सो टेकन बाय ह्यूमंस। एक्सेटू कंजर्वेशन हो गया। नेशनल जू पार्क जो कि न्यू दिल्ली में अवेलेबल है, इसे भी आप रट लें। अब ये कुछ और हैं जो कि पढ़ लेना सही होगा। जैसे मोनोलॉग हो गया, प्रिंटेड मटेरियल है, इन्फो ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, मतलब किसी एक टैक्सॉन के बारे में बता देता है भाई सर ये। भाई फिर फ्लोरा की बात करें तो ये प्रिंटेड मटेरियल है। फ्लोरा फौना तो आप जानते ही होंगे, तो वही उसी प्रकार फ्लोरा जो है प्लांट्स, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स के बारे में बता देगा, इनको हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। भाई फौना एनिमल्स का ले लो, सेम उसी प्रकार फ्लोरा जैसे ही बता देगा। फ्लोरा में बस प्लांट्स बता देता है, फौना में एनिमल्स बताएगा, और ये भी प्रिंटेड मटेरियल है। फिर कैटलॉग की बात करें तो ये भी प्रिंटेड है, कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। लिस्ट का मतलब अ, फिर अब बात करते हैं मैनुअल की, तो वो हो गया प्रिंटेड मटेरियल, इन्फो ऑन कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पीसीज, तो किसी की मैनुअल ऑफ जिम्नोस्पर्म हो गया, मैनुअल ऑफ एंजियोस्पर्म हो गया, मतलब वहाँ पे किसी स्पीसीज के बारे में बता देगा आपको मैनुअल में। तो इसलिए आप इतने जूलॉजिकल पार्क्स तक याद कर लो, यहाँ तक जरूरी है। ये तो एक्स्ट्रा में है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, मतलब बाकी आगे तो देखा जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हुआ। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हमने आपको हमारी वेबसाइट पर कब की दे दी, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर।
vidyanka.blogspot.com। सो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगले चैप्टर के साथ।